बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और आज मैं अकेली इसलिए हूं क्योंकि इमरान की कुछ पर्सनल कमिटमेंट थी, तो वो अभी कुछ दिन हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बर्दाश्त ना करना पड़े, आप खुशी खुशी अपने दिन का आगाज़ मेरे साथ कर लें। और इसके लिए मैं मेक श्योर करूँगी कि आगाज़ में कुछ अच्छी खबरें हम आपके साथ शेयर करें। वैसे तो मैं रोज़ सोचती हूँ या रोज़ हम जब भी शो स्टार्ट करते हैं तो हमारा यही प्लान होता है कि कुछ अच्छी खबरें हों जो हम आपसे शेयर की जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है। वीकेंड वैसे तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहा, लेकिन हम सियासी एतबार से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दीगर एक्टिविटीज़ भी जारी हैं। स्पेसिफिकली क्रिकेट की हमने बात करनी है आज, लेकिन सबसे पहले चूंकि अब मौसम बदल रहा है, सियासी दर्जा हरारत तो इसी तरह से बरकरार है, लेकिन जो लाहौर का वेदर है या ओवरऑल मुल्क का वेदर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ स्मॉग और ये जो पॉल्यूशन का एलिमेंट है ये भी दिन ब दिन ऐड हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो जो लाहौर जी इसने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया, ये फिर से आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहले नंबर पे है। 251 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये जितना ज़्यादा होता है इट मीन्स के हवा में जो पोल्यूशन है इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे जी चाइना है, लेकिन जो कराची है वो तीसरे नंबर पे है जिसका 190 है एयर क्वालिटी इंडेक्स आज। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है मौसम की और ये जो पोल्यूशन की कुछ अच्छी नहीं है, तो लिहाजा अगर आप लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इस मौसम में और स्मॉग में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को मसाइल होते हैं, चाहे वो सांस रिलेटेड इश्यूज़ हों या वायरल इन्फेक्शन हों, नज़ला ज़ुकाम जारी रहते, तो आपने एहतियात करनी है। मास्क का इस्तेमाल हम कोविड की वजह से करने की आदत हो गई है, तो मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं और इस अच्छे वेदर को एंजॉय करने के लिए हेल्दी रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए ना, मौसम की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है और चूंकि अभी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ तो जीती है, लेकिन अब वर्ल्ड कप की तैयारियां बल्कि उसका आगाज़ हो चुका है और जो अपसेट उससे आगाज़ हुआ है कुछ वर्ल्ड कप का। ये जो कमज़ोर टीम नमीबिया की बात कर रहे हैं, जो एशियन चैम्पियन श्रीलंका को उसने कल वार्म अप मैच में शिकस्त दे दी है और नमीबिया के 163 रन्स के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 108 रन्स पर ढेर हो गई। जबकि दूसरे मैच में नीदरलैंड्स, और इस हवाले से भी हम बात करेंगे, यूएई ने उसको 3 विकेटों से हराया है। ये जो मुकाबला है बड़ा सनसनीखेज रहा, लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैच है ना इस वर्ल्ड कप का, जो पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पाक भारत टाकरा है जो 23 अक्टूबर को होना है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा, जिसके लिए शाहीन शाह अफरीदी, जिनका बहुत अरसे से इंतजार हो रहा था, फाइनली ही इज फिट एंड ही इज बैक। और इसके साथ साथ फ़खर जमान, उन्होंने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस आती रहती हैं, पीसीबी शेयर करता रहते हैं, हम देखकर ही उसको चेरिश करते रहते हैं जिस तरह से प्लेयर्स इंजॉय करते हैं। इससे कुछ दिन पहले हमने बाबर आजम की सालगिरह की वीडियो देखी जिसमें ट्रॉफी की रोनुमाई, उसमें मुख्तलिफ कैप्टन्स ने बाबर आजम की बर्थडे को सेलिब्रेट किया। और कल जब शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान की कौमी टीम में वापसी हुई, यानी उन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद उनको वर्ल्ड कप के लिए, तो कुछ अच्छे जेस्चर्स देखने को मिले। हारिस रऊफ ने बड़ा वेलकम किया कल इन प्लेयर्स को। ये आप फुटेज और जो विजुअल्स हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को वेलकम किया गया। दो बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही थी हमें, ऑब्वियसली बड़े ज़बरदस्त हमारे बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ फ़खर जमान ने अब ज्वाइन किया। वी होप कि ये जो टीम है वर्ल्ड कप में फॉर्म करे। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने क्रिकेट की बात कर ली, मौसम की बात कर ली, सियासत हमारे शो का लाजमी हिस्सा होता है और सियासत पे इतनी हैपनिंग किस्म का वीकेंड रहा हो तो हम सियासत पे कैसे नहीं बात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे आज की बड़ी खबर। इलेक्शन की बात करेंगे तो तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 11 में से 8 सीटों पर पीटीआई ने जो कहने कामयाबी समेटी, 2 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर नून लीग, जबकि कराची में कप्तान जो हैं 1 सीट जीत गए हैं जबकि 1 पर हार हुई है। कराची में एमक्यूएम के सैयद नैयर रजा को बड़े वोटों से शिकस्त हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कप्तान को हराया। दूसरी जानिब मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को हराया, जबकि पंजाब की अगर हम बात करें तो नून लीग अपनी 2 नशिस्तों से हार कर 1 पर कामयाब हुई, जिसमें फैसलाबाद के आबिद शेर अली भी
इमरान खान का मुकाबला ना कर सके। पीटीआई ने पंजाब असेंबली की 3 में से 2 नशिस्तें नून लीग से छीन ली हैं। इसी तरह केपीके में भी पीटीआई अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हो गई है। एएनपी के एमिल वली खान जबकि हाजी गुलाम बलोर को बड़े मार्जिन से हार का सामना हुआ है। और इसके साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल ऑब्वियसली इलेक्शन के अंदर बड़े चैलेंजिंग होती है, जो हुकूमती मशीनरी है उसको मैनेज करना। मजमूई तौर पर अगर इन ज़मीनी इलेक्शन की बात की जाए तो इनको पुरअमन करार दिया जा रहा है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के हवाले से जो मरकजी कंट्रोल रूम है इस्लामाबाद, उसको कोई तकरीबन 15 शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर जो शिकायतें हैं कारकुनों के दरमियान जो आपस में तसादुम हैं, जो गैर मामूली नौयत के झगड़े हैं जो आम तौर पर हो जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर, उनको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट कर दिया गया। और मगर दिन भर पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाते रहे। बैलेट पेपर्स की तस्वीर भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसके हवाले से बड़ा सियासी दंगल इसे करार दिया जा रहा था। और इमरान खान साहब चूँकि ओवरऑल इनकी असम्बलीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन पे तकरीबन 7 सीटों पर इमरान खान साहब खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे, खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी हवाले से बात करेंगे। अहमद महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पिलडाट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें। इमरान खान साहब 6 नशिस्तों से जीत गए हैं, लेकिन ना वो असेंबली में जाएंगे ना वो हल्फ उठाएंगे, तो ये जो जीती हुई सीटें हैं इनका क्या करेंगे? देखिए, उनका इलेक्शन लड़ने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। वो असेंबली में अगर जाना होता तो वो तो पहले ही मौजूद थे, और इतनी बड़ी तादाद में उनके बाकी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, तो असेंबली में जाना तो उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद ये साबित करना था कि एक तो वो मकबूल है, अवाम उनको पसंद करती है, और यानी हुकूमत से निकल जाने के बावजूद अवाम के अंदर उनका असर और रसूख न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसमें इजाफा भी हुआ है। तो ये साबित करना था, और फिर उन लोगों के ऊपर दबाव बढ़ाना था जिन्होंने ये फैसले करने हैं आने वाले इलेक्शन के बारे में। तो ये दबाव बढ़ जाएगा, उनके एतमाद में इजाफा होगा, मुखालफीन के अंदर भी कोई थोड़ा सा अदम एतमाद पैदा होगा। ये सारे मकासद उन्होंने हासिल किए हैं, और ये एक बड़ा कन्विंसिंगली ये साबित किया है कि अवाम उनको ना सिर्फ पसंद कर रही है बल्कि पहले से ज़्यादा उनकी मकबूलियत बढ़। तो इसलिए असम्बली में ना होने के बावजूद उन्होंने इस इंतखाबात को बहुत कामयाबी के साथ और बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए। बिल्कुल। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने खुद 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आपने खुद कहा कि जो बेशक उन्होंने असेंबली में जाना नहीं था, बट स्टिल उनकी जो हिकमत अमली थी या स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी कामयाब रही, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हुआ और एक प्रेशर बिल्ड हुआ। आपको लगता है ये जो 7 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला था या जो ये स्ट्रैटेजी थी, ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी थी? जी हाँ, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। एक तो वो पर्सनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि इमरान खान एज ए लीडर, एज एन इंडिविजुअल लीडर किस कदर अवाम में मकबूल हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए इंतखाबात में वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया, अगले आने वाले इंतखाबात में 1 साल से कम है, और चूँकि असम्बली में जाना नहीं था, अगर इसलिए किसी दूसरे अगर कैंडिडेट को खड़े करते तो वो नीम दिली से इलेक्शन लड़ता, और शायद उसको मकबूलियत का वो लेवल ना मिलता जो इस वक्त इनको मिला है। तो इसलिए वो किसी और को इम्तिहान में नहीं डालना चाहते थे और मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे, और अपनी कामयाबी को मशकूक भी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इलेक्शन में हिस्सा लिया। उस बात से आगाह थे कि उनकी अपनी पर्सनल मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ही मैदान में आना चाहिए, और वाकई उन्होंने ये करके दिखाया है। और फिर अपनी इतनी सीटों से जीतने के बाद अब जाहिर है वो सीटों से मुस्ताफ़ी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक सीट पे अपने आप को रिटेन करेंगे, तो उससे फिर मज़ीद डिसरप्शन पैदा होगी, फिर नई सीटों पे इलेक्शन होंगे। इसलिए हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को और पूरी सिस्टम को वो जिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी बात मान ले, तो वो जिच करेंगे इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जारी रहती है। अब ये जो आपने इसका एक फैक्टर बताया कि ये उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने 7 नशिस्तों पे खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम इत्तेहाद है वो इस हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कह रहे हैं जी ये खुद इन्होंने हर जो 7 नशिस्तें इन पर खुद लड़कर अपनी पार्टी रहनुमाओं को बात करें या वोटर्स की बात करें, उनकी तजलील
की है, ये जो तनकीद है आपको लगता है कि ये पॉइंट स्कोरिंग का मौका दिया है इमरान खान साहब ने, अगर ये खुद नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा है साथ पे? नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि ये अगर आम इंतखाबात होते फिर तो शायद ये बात कही जा सकती थी, लेकिन देखिए ना कि इंतखाबात तो एक सिंबॉलिक नौइयत के हैं। इंतखाबात तो है ही नहीं, असेंबली में जाना ही नहीं है, किसी को कोई उससे फ़ायदा तो उठाने का कोई मौका नहीं है। ये तो सिर्फ एक एज ए प्रोटेस्ट वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो इस पर तो जो लड़ता उसको नुकसान ही होना था, उसके पैसे भी खर्च होते, उसकी एफर्ट भी लगती और उसको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। वरना लोग कहते हैं मैं असेंबली में जाता, मैं प्रोटोकॉल लेता, मैं कुछ तकियाती फंड लेता, असेंबली में बैठ के अपनी मशहूरी कराता, ये सब कुछ तो होना नहीं था। इसलिए किसी को मेरा ख्याल है कोई नुकसान नहीं पहुंचा उनकी पार्टी के कोलीग्स में, बल्कि हो सकता है उन्होंने किसी हद तक शुक्र किया हो कि उनको इस मैदान में नहीं उतारा गया, क्योंकि उसका कोई फायदा उन्हें नहीं होना था। बिल्कुल फायदा नहीं होना था, बल्कि प्रेशर ही होता है। अच्छा, दूसरी जानिब ऑब्वियसली जब ये इलेक्शन किसी भी तरह के होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा एक जो कह लें प्रेशर भी होता है, जिम्मेदारी भी होती है, और जो शफाफ इलेक्शन कराना ये इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको लगता है जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें इलेक्शन कमीशन जो है जो कह लें गैर जानिबदार या शफाफ इलेक्शन कराने में मजमूई तौर पर कितना आपके ख्याल में कामयाब रहा है? मेरे ख्याल में इन इंतखाबात में सियासी जमातों में से हार जीत के अलावा जो सबसे बड़ा जो जीत जिसकी हुई है वो इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम बहुत तनकीद करते हैं, खान साहब भी बहुत तनकीद करते हैं, बड़े सख्त अल्फाज में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन इंतखाबात के ज़रिए एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो न्यूट्रल है, वो बिल्कुल किसी पार्टी के साथ नहीं है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की अहलियत रखते हैं। तो इससे उनकी जो साख है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगा, और इमरान खान साहब को भी अब मेहरबानी फरमानी चाहिए कि अगर तो वाकई उनके पास कोई इस बात का सबूत मौजूद है कि वो पार्टिजान है, तो फिर उन्हें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें ये जाना चाहिए, वरना उनके ऊपर तनकीद बंद कर देनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मैं समझता हूँ इन बाई इलेक्शंस में ये दो बड़े फातेह के तौर पे सामने आए हैं। इन दोनों को हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए और इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन दूसरी जानिब ऑब्वियसली जब कोई इलेक्शन जीतता है या हारता है, इलेक्शन में हर तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ तो उठती है। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी वोटर लिस्ट में रद्दोबदल हुई है, वोट तब्दील करने के इल्ज़ाम आ रहे हैं। आपको लगता है ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, या सिर्फ ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें जब इलेक्शन हुआ एक ने तनकीद की, दूसरे ने जवाबन तनकीद कर दी? देखिए, पीटीआई को तो यह तनकीद करने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि वो इलेक्शन हारे भी नहीं, सिवाय दो सीटों के वो उन दो सीटों पे ही तो जवाब बना रहे हैं अहमद बिलाल साहब। लेकिन अब जाहिर है वो जहाँ इतनी सीटें वो जीते हैं वहाँ एक दो सीटें हारे भी हैं, और उसके भी आपको शवाहिद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अली मूसा गिलानी साहब जिस सीट पे जीते हैं आप देखें कि वहाँ पे वो पहले भी बहुत थोड़ी सी मार्जिन से हारे थे, और उस ज़माने में दूसरी पार्टियां भी वहाँ खड़ी हुई थी, पीएमएलएन भी खड़ी थी और उसको भी बहुत वोट मिले थे, तो इस दफ़ा वो भी नहीं थी। तो इसलिए उनका जीतना जो है वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल है, और इसलिए दूसरी सीट भी जो है पीटीआई हारी है, वो भी यूँ समझे कि उनकी पीएमएलएन की बड़ी मजबूत सीट थी, वहीं से वो पहले जीती हुई थी। तो जिन सीटों पे वो पीएमएलएन हारी है आप उनको भी तो देखें ना, पीएमएलएन की दो मजबूत सीटें थी प्रोविंशियल असेंबली की, वो दोनों वो हारे हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए थे वहाँ पे भी वो हारे हैं। और इस तरह से जो नेशनल असेंबली की दो सीटें थी, एक फैसलाबाद की और एक शजरा मनसब अली साहबा की, जी हाँ, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। यानी पहले तो वो छोटे मार्जिन से हारे थे लास्ट 2018 के इलेक्शन में, ननकाना साहब की सीट और फैसलाबाद की, लेकिन अब बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल बड़ा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए, और उनके पास कोई सबूत मौजूद है कि कोई गड़बड़ हुई है तो बिल्कुल वो अदालत में भी जाए और इलेक्शन कमीशन में भी उज़रदारी दाखिल करे। अच्छा अहमद बिलाल साहब, क्विकली पंजाब की सियासत पे भी ये जो सूबाई हलकों के इलेक्शन हुए हैं, इसमें पंजाब हुकूमत पर इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा।
जी, सूबाई असम्बली में यूँ है कि ये तो आपको पता है कि पीटीआई की पोजीशन बहुत नाजुक है। वो तो पीएमएलक्यू के सहारे पे खड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी जो डिपेंडेंस है पीएमएलक्यू के ऊपर, परवेज़ इलाही साहब की पार्टी के ऊपर, वो ख़त्म तो नहीं होगी इससे, वो तो कायम रहेगी। लेकिन थोड़ा-सा कम से कम उसमें इम्प्रूवमेंट ये आई है, अब ये 2 लोग जो होंगे ये उनकी जो तादाद है उसको ऐड करेंगे, तो थोड़ी-सी पोज़ीशन उनकी बेहतर हुई है। और एक तो ये इलेक्शन की वजह से बेहतर हुई है और एक साइकोलॉजिकली उनको जिस तरह से ये इलेक्शन उन्होंने नेशनल असेंबली के पंजाब में जीते हैं और पीएमएलएन को हराया है और जिस तरह सूबाई असेंबली में हराया है, उससे उनके कॉन्फिडेंस पे और पब्लिक मोराल में और लोगों के अंदर, उनकी ठीक है। पार्टी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पुलडाट हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई हलकों के हवाले से जो ओवरऑल ज़िमनी इंतखाबात हुए इस पर कमेंट कर रहे थे। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी तो मिली है पंजाब हुकूमत के हवाले से, जहाँ पर उनके सूबाई हलकों में इलेक्शन में जो 2 सीटें उन्होंने जीती हैं उससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई है। लेकिन ओवरऑल सियासत में जो स्टेबिलिटी आना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं वो किसी तरफ जाते हुए फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। और ऐसे में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सबकी जिम्मेदारी है कि जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है इसको यकीनी बनाया जाए, तभी मुल्क की जो इकॉनमी है, आम आवाम है, उसके मसाइल हल हो सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अगर हम रवां साल बात करें तो गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन का जो थीम है वो है डिग्निटी फॉर ऑल। इसका मतलब यही है कि वकार सबके लिए, दुनिया में कोई भी इंसान है उसका जो कह लें उसका राइट है कि उसका वकार और उसकी इज्जत हर एक इंसान की बराबर होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने असूल तय किए हैं। इनके मुताबिक पहला हदफ दुनिया भर से 2030 तक गुर्बत का खात्मा करना है। और अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में कुल आबादी का 3% से कम 3% जो हिस्सा है वो कम करने की लाने के हवाले से इसका जो टारगेट है उसको मुकर्रर किया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में गरीब अफराद की तादाद तकरीबन 3 अरब के करीब है। इन अफराद की जो यौमिया आमदनी है वो $2.5 से भी कम है, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत की सतह को ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने संजीदा करार दिया है। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? हुकूमत रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत हर किसी के हवाले से बात तो करती है, लेकिन क्या ये हर घर तक इन तमाम चीज़ों को पहुँचाने के लिए कामयाब हुई है या नहीं? और अब चूँकि सैलाब की सूरत हाल है, कोविड ने पूरी दुनिया को अपसेट किया, उसमें हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई, दुनिया भर में मुतासिर हुई। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? थीम भी बड़ा अच्छा है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे आपने कहा कि अभी भी दुनिया भर में 7 अरब लोग हैं और एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो कि सतह पावर्टी से नीचे रहता है। सो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि पावर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 मेजर्स हैं जिनको हमने देखना है। अगर पाकिस्तान के लिहाज से आप देखें तो एक है इनकम के लिहाज से हम इसे देखते हैं, यानी कि $1 या $2 या $3.25 से कम जो अर्निंग्स हैं हम उसको देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो इस वक्त आपके सामने ये सूरत हाल है कि तकरीबन 25% जो लोग हैं वो शरह गुर्बत से नीचे हैं। इसके अलावा एक मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है जिसमें हम हेल्थ के इंडिकेटर्स भी ले लेते हैं, एजुकेशन की भी ले लेते हैं। इसको अगर आप देखें तो ये 30% है पाकिस्तान में। एक तीसरी भी चीज़ है और वो जिसको मैं कहता हूँ कि आपको ये देखना है कि लोगों का एक्सेस, जो वल्नरेबल और गरीब लोग हैं उनका एक्सेस क्या है, उनका इंस्टीट्यूशनल एक्सेस क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है टू एक्सेस एंड गेट देयर थिंग्स डन। आप देखेंगे कि आपको पता है कि चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो एजुकेशन सर्विसेज हो, ये एक्सेस भी लो है। सो ये एक तीसरा एंगल भी हमें देखना है जिसको आप कहेंगे क्वालिटेटिवली हम देख सकें कि क्या लोग आसानी से अपने काम करा सकते हैं, क्या उनको आसानी से ऐसी सहूलियात मुयस्सर हैं। सो ये एक पावर्टी की होल पिक्चर है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ फ्लड्स ने पावर्टी को और हिट किया है और दुनिया भर में जो एक पिछले साल में आपने देखा है कि एक हाई इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है। इससे ये होता है कि लोग जो वल्नरेबल होते हैं, जो थोड़े से बेहतर भी होते हैं, जो लेट्स से कि दे आर अर्निंग अ डिसेंट लिविंग, बट जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और उनकी कैपेसिटी टू बाय कम होती है
या दूसरा ये होता है जो वल्नरेबिलिटीज हैं। वल्नरेबिलिटी से ये मतलब है कि किसी के यहाँ अगर कोई सेहत का इशू खड़ा हो जाता है तो वो फिर सतह गुर्बत से नीचे चला जाता है, किसी के यहाँ कोई और बीमारी आ जाती है, या जैसे आपने देखा इतने लोगों के जानवर जो हैं, we have lost 1.2 million livestock in this thing, और एक तखमीना है कि 15 मिलियन लोग शायद सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। ये बड़े इनिशियल तखमीने हैं, बट ऑब्वियसली ये एक डिस्टर्बिंग तखमीन है। सो इसका जो तखमीना और जो जायजा है वो तो हमारे सामने है। फिर हम इस पे बात कर सकते हैं कि इसके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। खाकान, मेरा अगला सवाल यही है, ऑब्वियसली ये सारे फैक्टर्स हमारे ऐड हो रहे हैं और वक्त के साथ साथ हुकूमत तो इस हवाले से कोशिश कर रही है जो थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया और इसमें सिर्फ हम पाकिस्तान को, चूंकि हम उन ममालिक में से हैं जो सबसे ज़्यादा जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब इकदामात ऐसे क्या किए जाएं? ऑब्वियसली हमने लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ानी है, उनकी इनकम में इजाफा होना है, तभी तो ये पॉवर्टी का खात्मा होगा। सो आपको क्या लगता है, क्या फौरी तौर पर इकदामात किए जा सकते हैं? तो आपने ना बहुत फंडामेंटल बात की है। हम पाकिस्तान में पिछले चंद साल में शायद इस चीज़ में चले गए हैं कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स, यानी कि बेस्ट कह लें, एहसास कह लें, आप जो भी कह लें, फ्लैगशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान का। आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये डिज़ाइन किया। आई ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट कि इसको बढ़ाना है। हमने 25-20 अरब रुपए से इसको शुरू किया। इवन हम IMF के प्रोग्राम में थे, जब इसको IMF का प्रोग्राम भी ख़त्म हुआ तो हम इसको 120 अरब पे ले गए। आज ये 270 अरब पे है। देखिए, ये है उन वल्नरेबल लोगों के लिए जो आप कह सकते हैं जो खुद इस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी की दौड़ है उसका हिस्सा ही नहीं है, तो हम उसकी मदद करते हैं। कोई विडो हो गई, कोई अपाहज लोग हैं, कोई वल्नरेबल लोग हैं, कोई सेहत की वजह से नहीं कर सकते या कोई अपॉर्चुनिटी की वजह से नहीं कर सकते, तो इनके लिए तो बिल्कुल ठीक है कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये चलाना चाहिए ज़रूर। बट ये याद रखिए कि दुनिया में अगर आप चीन की मिसाल लेते हैं, अमेरिका की मिसाल लेते हैं, वियतनाम की मिसाल लेते हैं, इंडिया की मिसाल लेते हैं और बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, ये मैंने इसलिए डिफरेंट स्टेजेस के ममालिक की बात की कि आप डेवलप्ड भी देख लें, जो डेवलप हुए हैं भी देख लें, जो वियतनाम आज डेवलप हो रहा है, जो बांग्लादेश आज उठ रहा है, इनको भी देख लें, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन चीज़ ये है जिसको हम शायद पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, और फ्यूचर अब अगर हमने पॉवर्टी से लोगों को निकालना है तो वो एक ही है, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स कि हम लोगों को, हम हर एक के घर 25-25 हज़ार नहीं दे सकते, हम 8 से 9 मिलियन फैमिलीज तक जरूर पहुंच रहे हैं इस वक्त, बट वो पॉवर्टी से नहीं निकालेगी। वो मिसाल है ना कि आप मतलब उनको फिश देने की बजाय उन्हें फिश पकड़ना सिखाएं। द इशू हियर इज कि हमें अपना शिफ्ट करना है फ्रॉम गिविंग देम मनी। Yes, we must reach the people जो हेल्थ केयर नहीं कर सकते, बट जब तक हम अपना ग्रोथ फ्रेमवर्क नहीं बनाते कि हम अच्छा डॉक्टर खाकान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई हैव लास्ट 30 सेकेंड्स में ज़रूर आपकी इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी। जो स्किल सिखाना है, पूरी दुनिया में जो स्किल बेस्ड वर्क है उसको बहुत इंकरेज किया जाता है क्योंकि वो इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों को स्किलफुल चीज़ों की तरफ लाना कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जो है वो सबसे लाजिम मलजूम है। और दुनिया में जब ग्रोथ होती है तो वो दुनिया के जो लोग हैं उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करके होती है, उनकी अंदर जो इनोवेशन है उसको करके इस्तेमाल होती है। तभी इस तरह के लोग पैदा होते हैं जो जदीद साइंसी चीज़ें, जो जदीद आर्टिस्टिक चीज़ें दुनिया में पैदा करते हैं जिनमें दुनिया की मांग होती है। खाली टेक्सटाइल, लेदर और स्पोर्ट्स गुड बनाकर हम ये काम नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना है हमने, ताकि ये दुनिया में पाकिस्तान में वो अशिया पैदा कर सकें और प्रोडक्टिव कर सकें। यानी कि हर चीज़ को मैं हमेशा कहता हूं, प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान। जी कंटिन्यू कीजिए। जी डॉक्टर खाकान, if you are a cook, try to become a chef. If you are a driver, try to become,
बेटर एट जो भी काम आप करें उसको बेहतर करने की कोशिश करें, एंड दैट इज हाउ यू विल बिकम अ मोर प्रोडक्टिव हायर अर्निंग पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी अपना रोल जो है इसको इस इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्टिव करें। थैंक वेरी मच डॉक्टर खाकान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे हमें मजीद और बात करनी है, ऑन एंड ऑफ हम करते रहेंगे। आज रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मसाइल हैं जिनको केटर करने की ज़रूरत है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात उन टैलेंटेड पाकिस्तानियों से करवाएं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक्टर मौजूद हैं, वैसे तो वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त काम कर चुके हैं, लेकिन अब कान्स फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए हैं। इससे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तौकीर अहमद पॉल की, जिन्होंने आंगन, कासा दिल, दीवाना और ब्रेकअप के बाद जैसे सुपर हिट ड्रामास दिए और उसके बाद अब उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी अपनी जगह बनाई है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे, मजीद उनके जर्नी के हवाले से पूछेंगे, इस अचीवमेंट के हवाले से पूछेंगे। तौकीर अहमद पॉल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम, हाउ आर यू? I'm great. Thank you so much for having me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तानी एक्टर्स जहाँ भी जाते हैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। सो अपने इस अवार्ड के हवाले से, शॉर्ट फिल्म के हवाले से बताइएगा। एक्चुअली 2021 में एक डायरेक्टर हैं ब्रिटिश मुस्लिम जो कि साउथ अफ्रीकन डिसेंट के हैं। He pitched me the idea of a short film about time और कितनी तेज़ी से time pass करता है, तो we don't realize कि what time is it. तो he had this idea, उन्होंने मुझे pitch किया। पहले तो honestly मुझे समझ नहीं आया, but when I gave it a thought, तो I was like let's do it. उसके बाद me और जो production team थी, we had some people लाहौर के, we did our ultimate best, very best, and thankfully कान फिल्म फेस्टिवल की जो जूरी थी, they were very kind enough to bless me with this huge accolade. जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और इट्स अ गुड फीलिंग कि जब आप चाहते हैं तो पीपल से कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई प्राउडली से कि आई एम अ पाकिस्तानी। ओके, अच्छा, आपका एक्टिंग जर्नी है, ऑब्वियसली हर एक्टर का जो जर्नी होता है बड़ा डिफरेंट होता है। कुछ एक्सीडेंटली आते हैं, कुछ को पैशन होता है, कुछ का वैसे ही रुझान किसी और तरफ होता है, कहीं इस तरफ आ जाते हैं। आपका ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुआ? Actually, I was living in Dubai with my family about, I think, 6-7 years ago. Okay. So I was visiting Pakistan on vacations. So I always had the idea of performing arts, लेकिन I was very shy. तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो कि चैनल्स में काम वगैरह करते थे। They were like, you should give it a try. तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो, I'm not sure if you know अयूब खाबर साहब। बिल्कुल, I know huge name। तो उनसे मेरा पहला इंटरेक्शन था और उन्होंने जो मेरा ऑडिशन लिया, it is such a great story and it's gonna stick up with me forever. And he was like, इधर आओ तुम। I'm like, जी, yeah, come forward. I'm like, जी। क्योंकि I was new to this thing और बहुत से एक्टर्स थे रूम में, तो he's like, convince करो कि you like me. I'm like, okay. So the main journey started off convincing Ayub Khabar Saab that I have feelings for him. That's cute. Actually, अयूब खाबर साहब का जो बुलाने का अंदाज है वो भी इसी तरह का है, इधर आओ। Exactly. I mean, He's like that. Yeah, very bosh and very like, come here. So I didn't know how to respond. तो मैं गया, तो it actually took me, I think, 35 minutes to convince him. But thankfully I got the part. फैसल बुखारी साहब थे, उसके जो मेरा फर्स्ट एवर ड्रामा था, वो लाहौर में हमने शूट किया था, लाहौर और इस्लामाबाद मेरी वगैरह में। उसके बाद I went back, came back again to Karachi. उसके बाद the ball kept rolling. लेकिन चूंकि मेरी फैमिली आधी इधर है, आधी दुबई में है, तो it's difficult for me. ताकि I really want to know, obviously हमारे यहाँ अब बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ मुख्तलिफ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं और बड़ा अच्छा वहाँ पे अवार्ड्स भी जीती हैं। अनफॉर्चुनेटली अब ये ट्रेंड सेट हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हमारी जो यहाँ पर प्रोडक्शन क्वालिटी है या जो मूवीज़ बन रही हैं, जो एक पूरा सेटअप है, आप उसको हमें मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तान की? Absolutely, अर्मला। देखिए, पहले जो हॉलीवुड था, that was just pure white Americans और इस तरह का था। अब if you just look at Netflix की सबसे biggest audience एशिया में है। हम साउथ कोरियन ड्रामास देखते हैं that we don't understand. हम इंडियन सीरीज देखते हैं। इंडियन सीरीज देखते हैं। Why? क्योंकि हम रेजोनेट करते हैं as people सिचुएशन से। बिल्कुल। पाकिस्तान में इस कदर टैलेंट है
I mean, not just चूँकि मैं इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, I've seen guys, I've seen girls, I've seen directors, producers, सबके पास. लेकिन the thing is कि we need to be more professional about it. हमें और commitment दिखानी है. We need to give it our absolute best. और जो stories हैं वो जो हम बहुत ही क्लीशे स्टोरीज बनाते हैं, we need to move on from that. We need to. सास बहू के मसले इन सारी चीजों से It is high time निकलना or like पड़ेगा। that we move on. क्योंकि अगर हम यहीं पे फंसे रहेंगे तो लोग कहीं और चले जाएंगे and we'll still be here. किसी सास ने ये कहा बहू का, तो I think it's about time to move on, to move forward. ठीक हो गया। न्यूयॉर्क फैशन वीक में आप गए और वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Actually, I've got representation in America. So after my Cannes win, obviously my agent pissed me कि भाई मेरा जो talent है, he's like a huge star over here. Or they're like, we'd love to have him. So I went there. It was like entire week of fashion week जिसमें बड़े designers भी थे, कुछ upcoming भी थे, कुछ को obviously needed our support. क्योंकि you know, being a foreigner in America, you know, you get to learn so much. तो मैं बहुत से लोगों से मुलाकात की मैंने, and people were like taken aback the fact that मैं पाकिस्तानी हूँ. I wonder why it is. I love that कि वो मुझे समझ नहीं पाते, but I tell them कि मैं पाकिस्तानी ही हूँ. They're like, really? I'm like, yeah. You were born in Pakistan. मैंने कहा, yeah, I was born. So it was a wonderful experience. I got to represent Pakistan. उधर भी front row seats पे मैं बैठा. और जो मेरी पिक्चर्स वगैरह थी, I think they might have the pictures. Yes, बिल्कुल शेयर हो रही हैं. Absolutely. तो it was like a wonderful experience, and I would love कि हमारे designers भी वहाँ तक जाएं. I would love that. हमारे पाकिस्तान जो फैशन इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, बड़े अच्छे बड़े नाम हैं जो इंटरनेशनली जाते हैं. तो कि इन द एंड आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के बाद अब आप पे प्रेशर भी ज़्यादा है. अब ये अवार्ड जीतने के बाद लोग ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा कर रहे होंगे. Yes, I do believe बिल्कुल, और मतलब ऐसा ही है. I've been getting a few scripts, लेकिन I've been waiting कि कुछ मुझे अच्छा मिले. That challenges me as an actor. I've done a lot of things. मैं एक अच्छा इंसान भी बन चुका हूँ. I've played a gangster, I've played a boy, I've played a good boy. So I want something जो मुझे challenge करे as an actor. Lovely. Yeah. Good luck, Taki. Thank you very much, and we wish you very best of luck for your future. At the end, अपने fans को कोई मैसेज देना चाहें? that thing. Thank you so much for the love and support, and keep watching and be kind to each other. तौकीर अहमद पॉल हमारे साथ मौजूद थे. फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में उन्होंने बेहतरीन एक्टर का अवार्ड जीता है. पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसी तरह के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, हमारे लिए अवार्ड जीतते हैं. अपने ड्रामा इंडस्ट्री को, अपने एक्टर्स को हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. तौकीर अहमद पॉल से हमने आपकी मुलाकात करी. अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करेंगे. उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. दूसरा हिस्सा हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जी सेगमेंट अनाउंस करने से पहले कुछ अच्छी खबरें हम आपके साथ. क्रिकेट की दुनिया में हम रोज़ बात करते हैं. आज हम बात करने वाले हैं पीसीबी हॉल ऑफ फेम, जिसमें अब्दुल हफीज़ कारदार और यूनुस खान को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है. टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान के पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार और पाकिस्तान के सबसे कामयाब टेस्ट बैटर यूनुस खान को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है. अब्दुल हफीज़ कारदार और यूनुस खान वोटिंग के एक शफाफ अमल के बाद पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बने हैं. वोटिंग का ये पैनल जो है, इसमें जावेद मियादाद थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, सना मीर थी, अरूज मुमताज़, जबकि आलिया रशीद, डॉक्टर नौमान नियाज, रशीद शकूर, कमर अहमद साहब और वहीद खान पर मुश्तमिल ये था पैनल, जिसके मुताबिक जिसकी वोटिंग के बाद ये प्रोसीजर हुआ. चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि पीसीबी हॉल ऑफ फेम का मकसद अपने रोल मॉडल्स की कामयाबियों को सराहना है और उनकी खुशियों में शामिल होना है. साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल हफीज़ कारदार ने पाकिस्तान को क्रिकेट का ख्वाब दिखाया था, और यूनुस खान वो खिलाड़ी थे जिन्होंने हमेशा सख्त मेहनत को अपना शौहर बनाया, और तीनों तर्ज के जो क्रिकेट फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कामयाबियां समेटी और इनको बहुत अच्छी एक रिप्रेजेंटेशन दी. तो जनाब, ये था हमारी आज का भी जो अच्छी खबर है, और पीसीबी की हॉल ऑफ फेम की में शमूलियत पर इन्हें फ़ख्र है. साथ साथ यूनुस खान ने यह भी कहा, और पहले शामिल अजीम खिलाड़ियों की इस फहरिस्त में शामिल होना ऑब्वियसली यूनुस खान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है. उन्होंने कहा कि इस कामयाबी का वो अकेले क्रेडिट नहीं लेंगे, बल्कि उनके ख़ानदान का हर फर्द, उनसे जुड़े हर अफराद और जो स्टेक होल्डर्स हैं, और उनकी मेहनत ऑब्वियसली है. लिहाजा वो इस मौके पर अपने अहले खाना को, साथी खिलाड़ियों को, कैप्टन्स को, स्पोर्ट्स स्टाफ के मशकूर हैं, यूनुस खान साहब ने कहा, और यही इज्जत वो अपने मुल्क की खिदमत का उनको मौका मिला. इस हवाले से उन्होंने कहा
सो जी पीसी ऑफ फेम में अब्दुल हफीज कारदार और यूनुस खान को शामिल किया गया। क्रिकेट के हवाले से हमने आपको खबर बताई और अब बारी हमारे सेगमेंट की, जिसमें बात हो रही है मुस्तंसर हुसैन तार साहब की किताब चित्राल दास्तान पर। तो देखते हैं आज का सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो चित्राल दास्तान पर हो रहा है। तार साहब की बहुत ही कमाल किताब जो कि 80 की दहाई के आखिर में लिखी गई और बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है जो कि गिलगित से स्टार्ट होता है और गिज़र वैली, यासीन और फंडर और शंदूर से होता हुआ मस्तूज, बूनी से होता हुआ चित्राल और फिर बहुत ही मुफस्सल जिक्र जो है इसमें कलाश का है। बहुत ही कमाल जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक साथ में बहुत अहम मौज़ूआत पर हमारी तार साहब से गुफ्तगू हुई है और इसी चित्राल दास्तान पर जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला बढ़ाते हैं। तार साहब, आपने एक बहुत ही खूबसूरत जुमला लिखा है इस चित्राल दास्तान में और वो ये है कि वादी शिगर के किसी रेस्ट हाउस में अगर कोई चौकीदार किसी गोरे को थोड़ा सा आटा घोल के उसमें खुबानियाँ शामिल कर दे तो इस मलगूबे को वो फ्रूट कस्टर्ड के तौर पे पेश कर देता है। तो गोरा लोग फ़ौरन उसे हलक से उतारते हुए कहते हैं कि स्ट्रेंज कस्टर्ड। तो मतलब दरअसल गोरा लोग से मुराद, आपने कहा है कि दरअसल गोरा लोग से मुराद एक अनजान, हैरत ज़दा, एहतियात पसंद और मकामी आबादी का दिल न दुखाने वाला सयाह है। तो अब इस पर बताइए कि ये जो सयाहत का रवैया है, ये जो रवैया है ये कितना लाजिम है, कितना लाजिम है सयाहत के लिए। अगर आप सयाह हैं तो ये जो चीज़ है ये किस कदर ज़रूरी है कि मकामी आबादी का दिल भी ना दुखाया जाए और एक नया एक्सपीरियंस भी किया जाए और ये जो स्ट्रेंज कस्टर्ड कह दिया जाए। मतलब ये कि ये जो रवैया है ये सयाहत के हवाले से हमारे अंदर होना चाहिए और किस कदर होना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब तक याद है कि हम अब्बासी थे वहाँ पे स्कर्दू में, उन्होंने दावत की तो मेरे साथ एक दो दोस्त थे, वो मुजीब रहमानी थे, ठीक, और वो अपना प्रोफेसर थे जेलम के। तो उन्होंने दावत की और बड़े खूबसूरत घर था उनका, पुरानी तर्ज का, और वहाँ से किला दिखाई दे रहा। तो वो हमारे लिए अखरोट का सूप लेके आए, ठीक है, वो उनका टिपिकल था। अच्छा, अब उसमें हमारे हवाले से शायद उसमें नमक ज़्यादा था, ठीक है, और इसकी तौजीह होती है कि उन इलाकों में नमक की कमी होती है। यानी स्टोर वाले बताते हैं कि हमारे बड़े जो थे नीचे जाते थे वैली में और बड़ा वो एक नमक का वो एक टुकड़ा लेके तो 10 दिन चलते आते थे। नमक वाज सो प्रेशियस, चुनांचे उनके अंदर नमक की कमी भी होती है। आपको पता है उनके वो यहाँ पे वो सारा सिलसिला हो जाता है, वो नमक की कमी होती है, ठीक है, तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे साथी ने उसको यूँ किया और गौर करके तो बाहर चले गए और कहने लगे, उन्होंने तो बड़ा शोर मचाया कि आपको ये आप कहते हैं कि नेशनल है हमारा, ये तो बड़ा। तो मैंने बहुत बड़ी तारीफ़ की और बाद में मैंने उनको डांटा, कह लगे नहीं नमक ज़्यादा था। मैंने कहा ये बात नहीं होती, वो हमारे मेज़बान हैं, उनका दिल दुखा होगा ना। आपके घर में कोई अगर आए और आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो और उसमें एकदम वो कहे कि जी ये तो आपने मिर्चें क्या डाली हैं, क्या हम मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, ये तो जहर है। तो अगर जब आप एक अजनबी माहौल में जाते हैं किसी भी जगह, तो वो जो भी लोकल खुराक होती है उसको जब आप ट्राई करते हैं तो वो डेफिनेटली जो आपका सेट जायका है उससे जुदा होगी। बिल्कुल है। तो आप उससे मुफाहमत बेशक ना करें, लेकिन ये ना कहें कि जी ये तो बस जायका है, इसमें तो ये है और वो है। उसमें ज़ाहिर है कि वो ये एक चीज़ ऐसी होती है कि वो आपको दूर कर देगी मुकामी लोगों से। तार साहब, आपने एक जुमला लिखा है कि ऐसे नौजवान जो इन वादियों की सहर अंगेज़ी में जहर घोलते हैं। अच्छा, ये जुमला जो है ये कैलाश के हवाले से फिर ज़्यादा अहम हो जाता है। गो कि ये नौजवान हर जगह उसकी सैर अंगेजियों में जहर घोलते हैं, लेकिन कैलाश वादी जो है वहाँ पे इस हवाले से हसासियत फिर और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है और फिर वहाँ पे जब आप जहर घोलते हैं तो वो मकामी आबादियों का दिल दुखता भी है और बहुत अफसोसनाक है। आपने मज़ीद लिखा है कि ये शोखे तमीज़ से आरी और अपने तई दिल फेंक। अच्छा, होगा कुछ भी नहीं हमारे ये आपके कहने से, आप एक ज़माना हो गया इन चीज़ों पे लिख रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है अगर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इज़हार ख्याल कर दें कि किस तरीके से हम क्या करें कि जो हमारा नौजवान है, जो कि हम बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे देखते हैं गुलगबाड़ा करते हुए, इसके अंदर वो चीज़ आ जाए कि कैसे एहतराम करना है मकामी आबादियों का, उनके कल्चर का, उनके सकाफत का, उस लैंडस्केप का, उस पूरे मज़ाहिर फितरत का, ये चीज़ कैसे आएगी? कैलाश के बारे में बहुत सारे जो है ना एक कहानियाँ हैं जी, और जो फैंसी पे मबनी कि बहुत आसानी होती है वहाँ इस चीज़ की, ये है वो है, क्योंकि वो ख़वातीन जो हैं वो बहुत डायरेक्ट हैं, वो बात कर सकती हैं, आँख में आँख डाल के मुस्कुरा भी सकती। तो हमारे यहाँ जो लोग बेशतर होते हैं फ्रस्ट्रेटेड और बेसिकली वो समझते नहीं हैं किसी कल्चर को, तो वो वहाँ जाके कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे हमें शर्मिंदगी होती। ऐसा होता नहीं है, कल्चर वो डिफरेंट है। आप उनके देखें कि डिमांड्स क्या हैं, अगर वो कहती हैं कि जब हम अपनी मर्ज़ी से शादी करती हैं और वो करती हैं। और मैंने शायद इसमें भी तज़किरा किया कि मैंने देखा कि भाई वो दो नौजवानों ने तस्वीरें लेने की कोशिश की या कुछ जो भी था, तो कैलाश लड़की आई, उसने पत्थर मारने शुरू कर दिया, वो उनको हलाक कर सकती थी। दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। तो कोई भी कल्चर हो, अगर वो आपके कल्चर से मुताबिकत ना रखता हो तो आपको कोई हक नहीं है उसके बारे में फ़ैसला देने का। एन मुमकिन है कि वो बेहतर कल्चर है आपसे और आपका अच्छा नहीं है, तो मतलब है कि डॉक्टर साहब, जिस तरह फेरी मेडोज़ के वाले से आप अमूमन कहते हैं कि आप एक ऐसा जुर्म का शिकार होते हैं कि आपने एक ऐसे वक्त में फेरी मेडोज़ के वाले से बात की जब पाकिस्तान में फेरी मेडोज़ के वाले से बहुत कम शायद वाकफियत होगी, और उसके बाद फेरी मेडोज़ का जो हशर हुआ, तो गो कि आप रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल आप ये समझते हैं कि फेरी मेडोज़ को इस हाल में पहुंचाने के हवाले से शायद इसको एक्सपोज करना जो है वो कोई मुनासिब हरकत नहीं थी या मुनासिब बात नहीं थी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो कैलाश के हवाले से जो आपने ड्रामा लिखा था, वो जो ड्रामा था उसने भी बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की होंगी, तो आप ये समझते हैं कि कैलाश ड्रामा जो था, यानी आप क्या समझते हैं कि कैलाश ड्रामा किस हद तक हम उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, उसको भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? कैलाश के वाले से जो हमारे बहुत सारे से नौजवान हैं उनके जहन में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं कैलाश के वाले से और वहाँ की लड़कियों के हवाले से। अच्छा, कैलाश ड्रामा जो था, मैं वहाँ पे 1 महीना रहा, उसमें बल्कि ये गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश की गई। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि ये तो कोई इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हैं, तो मैंने कहा जी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर लोग इसको ड्रामे को देखेंगे और बाद में वो समझेंगे कि जनाब इनका अखलाक उस मायार का नहीं है जिसका हमारा है जी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। चुनाचे मैंने हत्तलवसा कोशिश की कि कैलाश जो है उनकी वो ख़वातीन उतनी ही अच्छी, या कह लें कि भाई बाकिरदार हैं जितनी आम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की होती जी। ठीक। लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि वो आपके आंख में आंख डाल के बात कर सकती हैं, और वो तो हुंजा वाली भी करती हैं। जी बिल्कुल। देखे ना, जिन औरतों में डर नहीं होगा मर्द का, दैट मीन्स कि वो मुआशरा जो है वो प्रोटेक्ट करता है उस औरत को, वो औरत को मॉलेस्ट नहीं होने देता। नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू चित्राल दास्तान पर तार साहब के साथ। और चित्राल दास्तान जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके ज़हन में आते हैं। 80 की दहाई के आखिर में जो सफ़र किया गया तो उस वक्त का चित्राल और उस वक्त का जो गिज़र वैली है ये कैसी थी, और स्पेशली इनके अदब, इनका सकाफ़त, और इसके हवाले से आपको एक ख़ास किस्म का एक पैटर्न भी मिलता है जो कि अभी आप आज के तनाजुर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो तरक्की का जो सफ़र है उनके अदब में वो किस तरह जारी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठता है। बहुत ही खूबसूरत ये किताब है, ये ज़रूर पढ़िएगा चित्राल दास्तान पर। चित्राल दास्तान के वाले से बहुत सारे और भी सवाल हैं जो हमने तार साहब से करने हैं। सिलसिला जारी है, अगले सोमवार को मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी, और हाजरीन और नाजरीन, अब खाने का वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट देसी फूड का, जिसमें फरियाज राना आज हमें क्रेडोज रेस्टोरेंट की मशहूर चांपे खिला रही हैं। देखते हैं कितनी मज़ेदार चांपे हैं आज के देसी फूड में।
क्रेडोस पे, जो कि 40 साल से यहाँ पर देसी खाना बना रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं ये कौन कौन सी डिशेस बनाते हैं और लोगों को यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। आप क्या खा रहे हैं अभी? जी मैं ये मलाई बोटी और चिकन पीस और कबाब वगैरह। खास बात क्या लगती है इनके खाने की? इनके कबाब अच्छे हैं और इनका चिकन टिक्का बहुत अच्छा है और मलाई बोटी वगैरह, लेकिन मुझे इनका खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे आया हूँ फैमिली के साथ। कहाँ से है? मैं जी चकवाल से। अच्छा, आपने क्या खाने का ऑर्डर किया? अभी हमने एक मगज़ ऑर्डर किया था और एक मसाला था और ये सब्जी थी। आपको इनके खाने की खास बात क्या लगी? हाइजेनिक है, साफ़ सुथरा है और इसके बाद इनके जो है ना प्रॉपरली कुकड है। तो आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने जी कढ़ाई ऑर्डर की है और चांप इनकी बड़ी स्पेशल है। कितना अर्सा हो गया यहाँ से खाते हुए? मुझे तकरीबन जी हो गए हैं 35 साल यहाँ खाना खाते हुए। इनके खाने की क्वालिटी पूरे लाहौर में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ का चांप मसाले की खास बात क्या लगती है? इनका चांप मसाला बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा टेस्ट है, ज़्यादा मसाले तेज़ भी नहीं होते और कम भी नहीं होते। वो हम जैसी एज के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से क्या खाने आए हैं? मैं अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है चांप मसाले का और मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया है और इनके चपली कबाब बहुत अच्छे हैं। मतलब जिनका टेस्ट पिशावर के चार सद्दा के जो चपली कबाब हैं उनके बराबर का टेस्ट है। अच्छा, क्या ऑर्डर किया आपने यहाँ से? हमने यहाँ पे खाई है जी बलोची सब्जी और ये वन ऑफ द बेस्ट सब्जी है जो हमारे इस इलाके के अंदर मौजूद है। क्या खास बात लगती है इनकी सब्जी की आपको? खास बात इसमें ये है कि जी जो इंग्रेडिएंट्स ये यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, ऊपर हाइजेनिक है, सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में असर है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर अजीम अहमद साहब। आप मुझे बताएं ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? ये जी हमने 1986 में शुरू किया था, 1986 में मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था। जब आपने ये काम शुरू किया था तो कौन कौन सी डिशेस बनाई जाती थी? ये हमने 1986 में जब शुरू किया था तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल डिशेस भी थी और वेस्टर्न डिशेस भी थी और देसी भी थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम इन चीज़ों का इतना ट्रेंड नहीं मौजूद था मार्केट में, तो हमने इसको फिर सोली बारबेक्यू, कढ़ाई और देसी खाने में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और अब आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? हमारे यहाँ कढ़ाई में चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई सर्व की जाती है और हम लोग तवे के आइटम बनाते हैं जिसमें चांप मसाला है, टकाटक है, तवा पीस है और तवे के ऊपर चिकन बोनलेस बनता है बड़ा अच्छा, उसको मद्रासी कहते हैं हम, तवा चिकन मद्रासी के नाम से। सज्जी दस्तयाब है। यहाँ पर कस्टमर ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? जो ज़्यादा बिकने वाले आइटम हैं उसमें चिकन कढ़ाई है, चांप मसाला है और मलाई बोटी हमारी बहुत पसंद की जाती है और सज्जी बहुत पसंद की जाती है। आपके खाने की ऐसी क्या खास बात है जो लोगों का खाना खाने के लिए इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है? ये हमारे नंबर 1 तो हमारा ये है कि हमारा इंग्रेडिएंट्स आप जब भी आपको यहाँ मिलेंगे खालिस मिलेंगे, कभी भी आपको माइनस क्वालिटी में कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा। हमारा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन अलग बना हुआ है जिसको हम खुद देखते हैं, मालिकान खुद देखते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं कि जी कोई चीज़ हमारी क्वालिटी या हमारे मेयार से नीचे ना हो। माशाल्लाह इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, जायके को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे आपने जायके को बरकरार रखा होगा? जी हमारा मुर्गी का जो सबसे नंबर 1 है कि मुर्गी का स्टैंडर्ड हमारा थॉरली रोज़ चेक होता है, वे होता है, स्पेसिफिक वज़न की मुर्गी होती है जो कि छोटी होती है और ज़्यादा जायकेदार होती है। इसके बाद हमारे जो शेफ़्स हैं, कारीगर हैं, कोई हमारे साथ बहुत अरसे से मुंसलिक हैं, कोई 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, तो उनकी अगली जनरेशन्स भी हमारे पास काम कर रही है जिनको उन्होंने ही ट्रेन किया है और यही वजह है कि हमारा जायका जो है वो हमारी यही कोशिश होती है कि कंसिस्टेंट रहे। इतने अरसे से आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, आपके पास मशहूर शख्सियत खाना खाने तो ज़रूर आती होंगी? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत से नामवर पॉलिटिशियंस भी आते हैं, वकला आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आती हैं। फैसल टाउन के अलावा और कितनी ब्रांचेज है आपकी लाहौर में? हमारी जी 3 ब्रांचेज इस वक्त काम कर रही हैं। एक हमारी मेन ब्रांच ये है फैसल टाउन में, जो इसकी एक एक्सटेंशन है अक्रॉस द मार्केट। हमने एक इसकी ओपन एयर डाइन इन एरिया और खोला हुआ है
और जौहर टाउन शौकत खानम रोड से, शौकत खानम फ्लाईओवर से बिल्कुल पहले हमारी एक 3rd ब्रांच है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं? हमारे टाइमिंग्स, हम दोपहर 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, मेरे लिए यहाँ का स्पेशल खाना आ चुका है, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, यहाँ का चाप मसाला वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। आतिशों में बरोबर अते इश्क दाता वधेरा, अगता साड़े कख ते काने अते इश्क साड़े तन मेरा, अगदा दारू पानी बनया ते दसो इश्क दा दारू केड़ा, फरीदा उथे बचना की जिथे इश्क ने लाया डेरा, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। ओ यार सानू ओ दो सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। जो आया हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया, था था नाच नचाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। इश्क अबेड़ा बहन न देदा, होती गदागर मस्त करेदा, गली गली चा घुमाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। वादत रमीज़ को आप सुन रहे थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। उस्ताद गुलाम अली को भी इनसे भी बहुत इंस्पायर्ड है, उनका भी जो उनका सिंगिंग स्टाइल है उसको इनकी इंस्पिरेशन कह लें। वादत, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी सुबह बहुत अच्छी कर दी, बड़ा अच्छा आगाज़ किया। कैसा जा रहा है आपका म्यूज़िक? बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त। तो वादत, ऑब्वियसली एक इंसान के लिए आपने तो चूंकि जिस तरह से परसू किया है अपने म्यूज़िक को, अब आपको लगता है कि आप बहुत सारे अपने जॉनर्स को ट्राई कर रहे हैं, या आप स्पेसिफिकली जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी को आगे लेके चल रहे हैं? जी वैसे तो मुझे जो भी गाना मिलेगा मैं ज़रूर गाऊंगा, और ये जो म्यूज़िक है ये बिल्कुल एक प्योर खालिस म्यूज़िक है। बेशक, बेशक। और चाहे गाएं जो मर्ज़ी,
लेकिन आपको बेस पता होने चाहिए कि जिसे वो इसकी बेस क्लासिकल जो बेस होती है, हाँ। उसका अगर आपको पता हो, फिर आप चाहे जौन सा मर्जी म्यूजिक गाएं, वो फिर बेसिकली ये बेस है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई भी गाएं। हाँ जी, वो आपको पता होगा कि आप गा क्या रहे हैं। फिर जो असर गाने वाले को खुद होता है वही आगे ऑडियंस को होता है। बेशक वालिद, आपने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में परफॉर्म किया और आप बड़े ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म्स के ऊपर परफॉर्म भी कर चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? आप इंटरनेशनली पाकिस्तानी म्यूज़िक है जिसको हम क्लासिकल मौसीकी की भी बात करें, उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं? जी माशाल्लाह, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि आप देखें पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहां, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, इन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। बड़ा ख़ास करम है अल्लाह का इस मुल्क पे। तो इंशाल्लाह मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए जितना हो सका इस मुल्क का नाम रोशन करूँ। आपकी आवाज़ नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जो कह लें धीमी आवाज़ है, इसको सुन के मज़ा आता है। वादिद, आपसे हम बातें तो करते रहेंगे, कुछ और भी सुना दें अगर आप हमारे देखने वाले। जी बिल्कुल, मैं एक मेरे वालिद साहब का लिखा हुआ गीत और कंपोजिशन भी वालिद साहब किया, वो पेश करता हूं। बेहतरीन, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दिल जरा संभल जा, मुश्किल है प्यार करना, है दिल जरा संभल जा, मुश्किल है प्यार करना। वो आए या ना आए, वो आए या ना आए, है इंतजार करना, है दिल जरा संभल जा। तेरी वफा का तुझको कोई सिला मिलेगा, तेरी वफा का तुझको कोई सिला मिलेगा। गिरते रहे जो आंसू, इनका भी कुछ बनेगा। वो बेवफा ही कह दे, वो बेवफा ही कह दे, एतबार करना, है दिल जरा संभल जा। नफरत करे वो मुझसे, कैसे जिएंगे दिल। नफरत करे वो मुझसे, कैसे जिएंगे दिल। इतने जख्म लगे हैं, कैसे सिएंगे दिल। नाकाम अपनी कोशिश, नाकाम अपनी कोशिश है बार बार करना, है दिल जरा संभल जा। मंजर है तू दीवाना, मर्जी के बादशाह वो मंजर है तू दीवाना, मर्जी के बादशाह वो। तेरी औकात क्या है, हस्ती के शहंशाह वो। उनसे अगर है मिलना, उनसे अगर है मिलना, तो जान सार करना, है दिल जरा संभल जा। खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। वादत, आप इतना ज़बरदस्त
गाते हैं कि आप ऐसे लगता है आप गा रहे हो और हम सुनते जाएं, और सुबह सुबह इतनी मधुर किस्म की आवाज़ सुन के वैसे ही अच्छा लगता है। ये आपके वालिद साहब की कॉम्पोजिशन? जी जी, ये उनकी कॉम्पोजिशन। ज़बरदस्त। तो आपकी अपनी कोई सिंगर जिस पे आप काम कर रहे हो? वैसे तो आप विरसा के अंदर बहुत रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। जी जी। और मियां सली साहब के साथ आपका बड़ा एक लंबा जर्नी है। सो अभी कोई अपना प्रोजेक्ट या विरसा के हवाले से? जी जी, विरसा में तो वो चीज़ें जो मियाँ साहब करवाते हैं, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, जो कि हमारा जो विरसा है म्यूज़िक को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। No doubt। एक जो हमारा खालिस म्यूज़िक है, तो उसमें वो काफ़ी पुरानी चीज़ें जो गाई गई हैं, जो गाई नहीं जाती, वो मुझसे वो काम लेते हैं। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें, कोई 1922 मतलब इस दौर की चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि ऑब्वियसली अब म्यूज़िक टाइम के साथ साथ बेसिक्स तो रहती है लेकिन चेंज भी होता रहता है। जी, बस ना ये असल जो रूह की गायकी वही पता चलती है उन्हें सुन के। जब वो मैं गाता हूँ तो उससे पता चलता है कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की हुई है। बेशक। हाँ जी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सीखे बगैर वो याद नहीं हो सकती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वादत, आप जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें और इसी तरह से आप अच्छा म्यूज़िक बनाते रहें और इस तरह से परफॉर्म करते रहें। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं मतलब ब्रेक लेनी है, अभी प्रोग्राम अभी है। सो क्या मज़ीद एंड पे आप कहना चाहेंगे? और जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि कुछ हमें सुना दें। जी जी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक्सप्रेस टीवी का, जो मतलब इस म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं हज़रत अमीर खुसरो सरकार का कलाम आखिर में पेश करता हूँ। खूबसूरत, ज़बरदस्त। खुसरो बाजी प्रेम की मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 चैना चुराई के, बात अगम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अगम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के लिए खुशी आ चुकी हैं। जी खुशी, आज मैं जो है कोर का एब्स का वर्कआउट करवाऊंगी। सो इट्स बिट इंटेंस और थोड़े से वेट्स ऐड करेंगे टू चैलेंज योरसेल्फ, क्योंकि अभी शुरू से हम थोड़ा सा बिगनर इंटरमीडिएट वर्कआउट करवा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा इंटेंस लेके जाएंगे। करना हमने टबाड़ा ही है। टबाड़ा आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। इट्स 20 सेकेंड्स ऑन, 10 सेकेंड्स ऑफ, 8 राउंड्स होते हैं, 4 मिनट्स का राउंड होता है। इट्स 4 मिनट्स टबाड़ा। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, वी गोइंग टू डू 4 exercises and we're going to repeat it in 2 dobaras. So guys, ab workout जो है वो 10 to 15 minutes का काफ़ी होता है, and उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए. It's good for your core. और ज़्यादा ab workout करेंगे तो you can stretch your back and don't overtrain yourself. So guys, we're going to start with plank, rocking plank. We're going to go on our elbows, stomach tucked in, elbows right below your shoulders. We're going to rock forward. Keep flexing our core. Breathe out. Breathe in. Keep our body and head to heel in one line and push our heel forward and toes back. And for beginners, they can do it on their hands or on the knees, keeping their core engaged. Okay, now we're going to go on the ground. We're going to pick up the weights, lie down. Lift our shoulder and neck up and head up, and we're going to do weighted flutter kicks. Breathe out as you lift your leg up. Breathe.
breathe out, and third one, sorry, for the beginners, you can put the legs on the floor and switch, and keep switching. And then we're going to do one more plank variation. We're gonna go on our hands, on your palms, and stretch our knee towards the other side and go back. Stretch and go other. Stomach tucked in, palms right below your shoulders. Breathe out as you push your knee to the other direction. And guys, the last exercise is knee tuck crunch. Extend your arms, extend your legs, and pull the knees toward your chest and arms towards your legs. And for beginners, knees bend, feet on the floor, and pull, and feet on the floor again. Extend your arms, feet on the floor, knees bend, and breathe out. So guys, these are the 4 exercises जो आपने टिबाड़ा में करनी है. You have to repeat the टिबाड़ा 2 times. So guys, 8 to 10 minutes का workout होगा, and 1 minute rest लेना after one टिबाड़ा. So guys, try this intense core workout at home and take care. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. खुशी ने हमें एक्सरसाइज बता दी. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.